मेथड को पढ़ने से पहले जो चीजें समझनी आवश्यक है हम सबों के लिए, उन चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है अब तक। ठीक है, और अब आवाज सबको आ रही है ना मेरी ठीक से? अच्छे से आ रही है। हाँ चलिए ठीक है। तो अब बिल्कुल सागर भाई कुछ कह रहे हैं क्या आप? मैंने बोला बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके ठीक है। तो अब प्रिलिमिनरीज को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बात किया था कंस्ट्रक्ट वर्सेस कंसेप्ट की। ठीक है, तो आज एक बार आप लोग से हम चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति बताइए कि कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट में क्या अंतर है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट अपनी भाषा में बोलने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई क्लास तो है नहीं, मतलब कॉलेज का तो क्लास है नहीं। जो समझ में आया, जितना समझ में आया बताइए, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नाम लेंगे, ठीक है? आप माइक खोल करके बताइएगा। सबसे पहले तो कहकशा, रोल नंबर 1 बताएंगे आप कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट। जो भी जान रहे, जो भी याद है बताइए ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नर्वस नहीं फील करनी। हम 2-3 मिनट के बाद बताएंगे, मेरा कॉपी नहीं मिल रहा जिसमें हम लिखे थे। अच्छा ठीक है, 2-3 मिनट के बाद ही बताइए। और कौन बताएंगे? दिव्या बताइए, चांदनी, गौरव। बहुत सिंपल सी चीज है, एकदम अपने लैंग्वेज में बताइए ना। मतलब एक्चुअली ऐसा मत समझिए कि हम टेस्ट ले रहे हैं, बस ऐसे ही जानना चाह रहे हैं कि कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है किसी चीज के लिए। ओके, गौरव नहीं बता पाएंगे, याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। निधि राज, निधि सॉरी निधि दी, हम बोलना चाहिए हमको आपको। हाँ, कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्ट मीनिंग हुआ कि किसी भी चीज का निर्माण करना, जैसे कोई रोड हुआ, ये वो कुछ भी, किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, कंसेप्ट हुआ शायद कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी। ओके ठीक है। और निधि प्रिया आप बताइए। मनीषा, बढ़िया वाला निकेता, हैप्पी बर्थडे टू यू, फिजा खान, चांदनी, शुभम, सागर भाई, निखत, सपना दी बाद में चलिए ठीक है। सागर भाई आप बताइए। तब पास करो ना। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट में क्या अंतर है, एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे। कंस्ट्रक्ट जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कुछ निर्माण से जुड़ा हुआ है। कॉमन सेंस में तो यही मीनिंग है कॉमन लाइफ में, और हम लोग के साइकोलॉजी में इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि वेरिएबल एक शब्द है, वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल एक टेक्निकल टर्म है। वेरिएबल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जिसमें अलग अलग वैल्यूज की चीजें आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट जो है हमारे फील्ड में, कंस्ट्रक्ट एक इम्पोर्टेंट जो है टर्म है, जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे कंसेप्ट हो गया, एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि कंसेप्ट है हैप्पीनेस। अब हमको अगर जांच करनी है कि लोगों में हैप्पीनेस का क्या लेवल है, फॉर एग्जांपल हमने किसी एक सोशियोलॉजिकल, एक सोशल, हम लोग करते हैं सोशल साइकोलॉजी में, हम लोग रिसर्च करते हैं। सोशल साइकोलॉजी मतलब क्या हो गया? समाज मनोविज्ञान हो गया। ठीक है,
तो हम लोग सोशल साइकोलॉजी में जब रिसर्च कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक सर्टेन सोसाइटी है। मान लीजिए कि कोई एक ट्राइबल एरिया है, ठीक है, एक सर्टेन ट्राइब है। दिव्या, अभी आप एमपी में हैं और एमपी में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, बताइए किसी एक ट्राइब का नाम। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ, किसी एक ट्राइब का नाम क्या बताइए। पूछ रहा है? आप एमपी में है ना? वैष्णो एमपी माता का एक मंदिर है ना, वैष्णो आप माता जो का अभी एक मंदिर आप जो अभी ट्रेवल कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे क्वेश्चन को गलत मोड़ में लिया है। हम ये कह रहे हैं कि एमपी जो है मोस्टली प्रिडोमिनेटली ट्राइबल लोगों का जो है रूट कल्चर है। वहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं और ये वो थी। तो आप कुछ बता सकते हैं कोई ट्राइब का नाम जो एमपी में है, आप जान रहे हैं अभी? अच्छे। हाँ, हम लोग वहाँ गए थे, कपिल मुनि का जो गुफा था वहाँ गए थे। ओके, बहुत जगह ऐसा है, बुद्ध का है। नहीं नहीं, ट्राइबल एरिया, और वहाँ की जनजाति, मध्य प्रदेश की मूल जनजाति, किसी जनजाति का नाम हाँ, बताइए। तो यहाँ पे कोल, बैगा ये लोग ठीक है, अधिकतर यहाँ पे रहते हैं। कोल है, बैगा है, ठीक है, भील है, कुंभी है। हाँ, भील ये लोग। तो एक जनजाति लेते हैं कोल, ठीक है, असली बात है। या फिर गोंड, चलिए दोनों बैगा जनजाति भी ले बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये दोनों जनजाति हम लोग लेते हैं सैंपल में। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सोशल साइकोलॉजी का रिसर्च करना है, ठीक है, समाज मनोविज्ञान का रिसर्च करना है। और हम लोग देखते हैं कि कोल और गोंड जनजाति जो है, ये दोनों क्या है, अपने आज भी अपने तरीके से जीवन जी रही है। उसको मॉडर्न होने से कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। बेसिक तो अब इतना तो मॉडर्न हर व्यक्ति ना चाहते हुए भी हो ही जाएगा कि प्लास्टिक तो उसको यूज करना ही पड़ेगा आज के समय में। पर इन चीजों को अगर आप छोड़ दें तो अदरवाइज जो उनका जीने का तरीका है, आज भी वो जीने का तरीका अपना वही प्रेफर करते हैं जो उनका वर्षों पुराना था। हम लोगों की तरह वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अब इसमें एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, हम लोग समाज मनोविज्ञान, तो हम लोग के मन में प्रश्न उठ रहा है कि हम लोगों की जो आधुनिक जीवन शैली है और उनकी जो पुरातन जीवन शैली है, दोनों में ज्यादा हैप्पीनेस किसके मेंबर्स के पास है? ज्यादा खुश लोग कैसे हैं? हम लोग ज्यादा खुश हैं आधुनिक सभ्यता में या फिर वो लोग ज्यादा खुश हैं? तो एक प्रश्न आ गया मन में, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो ये प्रश्न हम लोगों के मन में आ गया। अब हम लोग को नापना है क्या कि कौन ज्यादा खुश है। क्या एक तरफ से अगर शहरी लोगों से देखें, शहरी दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, नगर के दृष्टिकोण से, तो हम लोगों को क्या दिखता है कि हम लोगों को लगता है कि यार ये लोग तो बहुत गरीब हैं, ये लोग तो मिट्टी के घरों में रहते हैं, बिजली, एसी, ये वो से इनको दरकार नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं चाहिए, इनके पास मोबाइल फोन नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले वाला मोबाइल नहीं है, तो ये तो बहुत दुखी है, बहुत गरीब लोग हैं। तो हम लोगों का ये अनुमान होता है, हाइपोथेसिस बनता है एक शहरी रिसर्चर का, ये बहुत ज्यादा दुखी होंगे, ये बहुत ज्यादा असंतुष्ट लोग होंगे और इनका कहना होगा कि विकास में हमको हिस्सा नहीं मिला, सामाजिक विकास में हम लोग पीछे रह गए, ठीक है, ऐसा मानना होगा। ऐसा हम एज ए रिसर्चर हम अनुमान कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, परिकल्पनाएं बनाने की कोशिश में हम अपना दिमाग को घुमा रहे हैं। तो अब देखिए हमको क्या नापना है, हैप्पीनेस नापना है, ठीक है। तो हैप्पीनेस जब नापना है हमको, तो हैप्पीनेस के लिए कोई स्केल ढूंढेंगे। अब हैप्पीनेस का कोई एक अर्थ जो होगा, कंसेप्ट का जो होता है ना, अर्थ सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का अर्थ होता है व्यक्तिनिष्ठ, यानी वो डिपेंड करेगा कि कौन व्यक्ति कैसा अर्थ लगाता है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ का एक एग्जांपल हो गया आपका, जैसे कहते हैं कि कोई चीज की लंबाई कितना है, 2 बित्ता। अब हम लोग जब छोटे थे तो माँ कहती थी कि हाँ 2 बित्ता चावल, 2 मुट्ठी चावल ले आओ सूप में। अब 2 मुट्ठी लेकर के आते थे तो कहते थे हट, 2 मुट्ठी हुआ और 2 मुट्ठी लेकर के आओ। तो माँ का 2 मुट्ठी मेरा 4 मुट्ठी हुआ करता था। तो हमको ये कभी समझ में नहीं आया कि माँ जब 2 मुट्ठी बोलती है तो फिर हमको 4 मुट्ठी क्यों मंगवाती है, एक ही बार बोल दो 4 मुट्ठी लाने के लिए। पर माँ का कहना था कि मेरा जो मुट्ठी है वो स्टैंडर्ड मुट्ठी है, तुम्हारा मुट्ठी छोटा है, तुम कन्वर्ट करो उसको 4 मुट्ठी में। और हमको इस बात से लगता था कि नहीं, ये तो ना इंसाफी है भाई बच्चे के साथ, 2 मुट्ठी मतलब 2 मुट्ठी होता है। तो वैज्ञानिकता खत्म हो गई।
खैर मजाक एक तरफ, आप ये समझिए कि जो भी व्यक्तिनिष्ठ चीजें हैं, जो हर व्यक्ति की समझ उस विषय पर अलग अलग है, तो कैसे हम नापेंगे किसी चीज को? नाप पाएंगे क्या? नहीं ना नाप पाएंगे। जैसे अभी चावल की मुट्ठी वाला एग्जांपल ली, तो उसके लिए ऐसी चीज बनानी पड़ेगी कुछ जिसका क्लियर कट डिफिनीशन हो, सब कुछ साफ साफ तो बताया हिन्ना गया बो हो तो हिन्ना था बो कि इसका अर्थ ये है, इसको ऐसे मेजर किया जाए। जब किसी चीज को उस तरीके से, है ना, हाँ स्पष्ट रूप हाँ से वाले उसको वैज्ञानिक तरीके से जब उसको डिफाइन किया जाता है, तो उसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस एक कंसेप्ट है यानी इसको आप समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन कंस्ट्रक्ट को आप मेजर भी कर सकते हैं। कंसेप्ट को केवल समझा जा सकता है और मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस पर स्पष्टता और वैज्ञानिकता का अभाव होता है, और कंस्ट्रक्ट को मेजर किया जा सकता है। अब कंस्ट्रक्ट इसके लिए बना है सब्जेक्टिव वेल बीइंग। सब्जेक्टिव वेल बीइंग तो आप लोग समझते ही होंगे ना, कुशल मंगल, है ना। वेल बीइंग, सब्जेक्टिव वेल बीइंग की इसको टर्म अब ये एक वैज्ञानिक टर्म बन गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको एग्जांपल दिए कि मेरी माता श्री ने कहा कि मुट्ठी, ठीक है, 2 मुट्ठी, उनके जगह अगर वो कह देती कि 100 ग्राम चावल लेकर के आओ ब्रजेश, ठीक है, तो हम 100 ग्राम चावल लेकर के आते हैं, तो 100 ग्राम चावल क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक टर्म हो गया, एक पैमाना हो गया जिसको मापा जा सकता है, लेकिन बिना पैमाने का कैसे किसी चीज को नापेंगे? तो यही अंतर है कंसेप्ट में और कंस्ट्रक्ट में, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या है? अब प्रश्न हम पूछते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है? साइकोलॉजी की दुनिया में इंटेलिजेंस क्या है? बाहर वालों को के लिए छोड़ दीजिए, कंसेप्ट है या पूरा घास ना, कंस्ट्रक्ट है, पूरा घास काम घास ला जाने या फिर दोनों है? सर रिपीट कीजिए। साइकोलॉजी की दुनिया में इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता क्या है? कंसेप्ट है या कंस्ट्रक्ट है या फिर दोनों है? दोनों दोनों ही है। हाँ, बहुत बढ़िया। और जब दोनों है तो दोनों में ज्यादा परिपक्व, ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा अच्छा और हमारे कार्य के लिए ज्यादा सदुपयोगी कौन होता है? कंस्ट्रक्ट होता है? कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट होगा ना, क्योंकि कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ। हाँ डिफाइन किया गया है, अच्छे से बताया गया है। अब जैसे इसी का एक एग्जांपल जो हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ जाइएगा इसको, क्योंकि आगे के लैंग्वेज में ना हम कंस्ट्रक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का एक बार फिर से समझाइए। किसका? कंसेप्ट का? दोनों का। कंसेप्ट का अर्थ हो गया आम धारणा, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट का अर्थ हो गया उस आम धारणा से निकाल करके खास खास तरीके से उसको स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्लेन करना। जैसे कि एक नंबर देखते हैं हम लोग अब सीधे सीधे हैप्पीनेस बनाम सब्जेक्टिव वेलबीइंग। रोक है ना का अब ईमानदारी से सब लोग बताइएगा, मतलब तो हिन्नाथ फोटो ले, ये मत सोचिए कि हिन्नाथ फोटो लेना, फोटो एक नंबर है, साइकोलॉजी की क्लासेस में फोटो ले भाई, पुराने बैठा ले जा उल्टा। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को एकदम नेकेड करके समझते हैं, तो इसके लिए ना थोड़ा सा मतलब वो हेजिटेशन या कुछ मत रखिएगा। हैप्पीनेस है, गौरव आपके लिए हैप्पीनेस का क्या अर्थ है? गौरव क्या? खुश रहे ना, कोई भी चीज जरूरत हो मिल गया खुश हो गए, वही हैप्पीनेस। कोई चीज की जरूरत है वो मिल गया तो खुश हो गए, यानी कि जो आपको नीड है, जो आवश्यकता है, तो रे फोन हम लोग हम अपना फोन काटा है पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चली हुई है, ठीक है, प्रॉपर डालना है क्लास। चांदनी आप बताइए आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? चांदनी बताइए
आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? तो अभी दोनों की बोली सही क्या क्या चीज? आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो फिर खुश हो जाते हैं। चलिए, आपके लिए भी आवश्यकता की पूर्ति हैप्पीनेस है, ठीक है। अब कहकशा बताइए आप। सेम है सर। चलिए, निधि आप बताइए। निधि दी। हमराज के कराइल ना। कुछ भी हम हां लोग लाना से ना कराइल रिकॉर्डिंग। सोचे कुछ करना है और वो पूरा हो गया या फिर कोई गोल ही है तो वो काम कंप्लीट हो गया और फिर हमको अंदर से खुशी होता है, मतलब एकदम अच्छा फील होता है, ओके, हैप्पीनेस हुआ। तो गोल अचीवमेंट आपके लिए हैप्पीनेस है, ठीक है। अब नहीं, ये हम और भी कुछ है। हाँ, हाँ मतलब मम्मी एक के पॉइंट देना था सबको, तो चलिए आपका एक पॉइंट हम ये पापा लिए। लेगल का अब निखत आप बताइए, हाथ उठा रही हैं, हल्ले पास क्या है आपके लिए हैप्पीनेस? यंग छे बने का। जो निधि बोली कहकशा जब बोली दो वो सब है। जैसे किसी को खुश देखना भी खुश है, खुशी मिलती है। ठीक है, अगले छोड़ दो तो किसी को खुश देखना। चलिए, हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस की ये चीज है कि दूसरे को खुश देखना है। इसको क्या कह सकते हैं? सोशल हाँ पूरी पॉजिटिविटी क्लास मान लीजिए, कह देते हैं सोशल पॉजिटिविटी इनके लिए हैप्पीनेस है। चलिए, इतना हम लोग ले लिए। अब और दिव्या आप बताइए, आपके लिए क्या हैप्पीनेस है? है कि दिन भर अपने हिसाब से हम रहे, पढ़े लिखे या जो भी हो काम, किसी का दबाव ना हो या फिर ऐसा कुछ कि जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। इंडिपेंडेंस मीन्स हैप्पीनेस, ठीक है। सागर भाई आप? तब मेरे लिए ऐसा है कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ के जो हमारे साथ जो भी हैं, दोस्त हैं, कर्मी हैं, जो भी एनबडी, हाँ, वो जो अपने मतलब हमारे लिए फिट रहे, खुश रहे, बस जो हमारे लिए खुशी वही है। ठीक है। सोशल वेलबींग इनके लिए हैप्पीनेस है। ये अंग्रेजी में जो लिख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना? इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल है। और अगर है तो एकदम पूछिए आराम से। सपना जी? थोड़ा तो अंग्रेजी आती है। आ रहा है। हाँ, ठीक है। फिजा आप बताइए हैप्पीनेस। वही सर, गोल अचीवमेंट होगा तो खुशी होगा। चलिए, ठीक है, गोल अचीवमेंट ऑलरेडी है। सपना दी आप? मेरा भी सेम ही है, गोल अचीवमेंट जो निधि दी बताए वो सेम है। ठीक है। अब कौन छूट रहा है? मनीषा छूट रही है, निकेता छूट रही है, काजल छूट रही है। बताइए तीनों। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। ठीक है, आवश्यकता या इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है, ये हो गया, एक ऑलरेडी है। अब और बताइए, काजल आप बताइए। किसी भी वे में मेहनत करना, उसको हैप्पीनेस कहते हैं। ठीक है, मेहनत करना यानी डेवलपमेंट कह सकते हैं, मेहनत करके यस अच्छा हो। सर, ओके, यस। डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट या कोई भी डेवलपमेंट, ठीक है। निकेता आप बताइए। गोल्स अचीवमेंट हो। ठीक है, गोल अचीवमेंट हो गया। तो अब देखिए, लोग इतने स्टूडेंट का हम लोगों ने एक छोटा सा सर्वे किया। एक निधि प्रिया बच जा रही है, निधि प्रिया आप भी बताइए। शुभम भी बच जा रहे हैं, 2 लोग बताइए दोनों। आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है, निधि प्रिया आपके लिए? गोल अचीवमेंट ही होगा। ठीक है यार, कोई फूडी वूडी नहीं है मेरे जैसा यार। हम रहते तो हम बोलते भाई खाना, मेरे लिए तो हैप्पीनेस का हाँ, मतलब खाना भी हो सकता है, शॉपिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो जो पसंद हो। ठीक है, मेरा सबसे पहले खाना ही आता है। खाना तो पहले ही होगा ना। हाँ, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव वेल बीइंग क्या है। ये तो हैप्पीनेस हो गया। जब हमने इतने लोगों से पूछा कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है, तो सबका एक पॉइंट लिया। सबका सब पॉइंट लेना अभी तो संभव नहीं था। तो मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा होता है, इसमें बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारी चीजें आती, लेकिन हर व्यक्ति की समझ हैप्पीनेस के प्रति अलग अलग है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऐसे ही सर्वे किया, ठीक है। सर्वे करके कॉमन एलिमेंट्स निकाले
और उन कॉमन एलिमेंट्स को एक लिस्ट बना दिया और उस लिस्ट का नाम दे दिया सब्जेक्टिव वेलबींग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव वेलबींग में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो हम लोग को यही जानना है कि सब्जेक्टिव वेलबींग क्या है। एक कंस्ट्रक्ट है जो कि इस कंसेप्ट से निकला है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको एकदम फॉर्मल वे में सेटअप किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव वेलबींग के अंदर क्या क्या चीज आता है। देखिएगा, सब्जेक्टिव वेलबींग के अंदर आता है लाइफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि अगर हमको हैप्पीनेस टेस्ट करना है तो हम सीधे हैप्पीनेस अगर टेस्ट करने जाएंगे तो हम तो अंधेरे में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि हैप्पीनेस तो एक इल्यूसिव टर्म है, कहते हैं ना मोह माया धोखा। ठीक है, तो वैसा ही है, कोई और छोर पता नहीं चल रहा है, जिससे पूछ रहे हैं वो अपने ढंग से बयां कर रहा है। तो इसको एक तरीके से फॉर्मलाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो जब किसी एक कंसेप्ट को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, फॉर्मलाइज कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए लाइफ सेटिस्फैक्शन। अब लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए 5-6 जो है सवाल, 2-4 सवाल जो है साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइस किए होंगे कि भाई आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट है, क्या आपको लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, हाँ ना, थोड़ा बहुत, ऐसे करके। और फिर उसके बाद आपको लगे कि आपको लगता है कि आपके जीवन में आपका भी कुछ महत्व है, ऐसे करके 5-10 क्वेश्चंस वो लोग बनाएंगे। तो उस 5-7 क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, लाइफ सेटिस्फैक्शन टेस्ट हो जाएगा। दूसरा है कि पॉजिटिव अफेक्ट कहा गया है। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, हो सकता है कि ये एग्जाम्पल नेट में आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए। ऐसे तो सैकड़ों, क्या मतलब सैकड़ों से भी ज्यादा, हजारों से भी ज्यादा जो है कंस्ट्रक्ट्स हैं साइकोलॉजी में, और एक एक करके सारा कंस्ट्रक्ट को नहीं पढ़ा जाता है, मतलब वो पढ़ते जाइएगा तो वो अनंत हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। पॉजिटिव अफेक्ट का मतलब होता है ये वाला जो अफेक्ट है, और एक होता है इफेक्ट, फीलिंग। ठीक है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग। तीसरा में जो है निगेटिव अफेक्ट, ठीक है, मतलब निगेटिव फीलिंग। उसके बाद चौथा जो एक चीज आता है उसको कहते हैं डोमेन सेटिस्फैक्शन। डोमेन सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का अर्थ तो समझ रहे हैं ना सब लोग? 3 नंबर का रिपीट कर दीजिए तो। 3 नंबर है निगेटिव इफेक्ट। ठीक है, उसको लिखने का तरीका हम शॉर्टकट मार दिए, बढ़िया से लीजिए। निगेटिव इफेक्ट मतलब निगेटिव फीलिंग। अब देखिए सब्जेक्टिव वेलबींग, यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं, कुशल मंगल हैं या नहीं है, उसी को तो हैप्पीनेस कहते हैं ना, कि आपके अंदर का स्टेट कैसा है। ठीक है, तो उसी को देखो कितने अच्छे से नाम दिया, लाइफ सेटिस्फैक्शन, कि आप जीवन से कितने संतुष्ट हैं। दूसरा, आप में पॉजिटिव फीलिंग कितना है, आपके अंदर कितना ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इमोशन कितना ज्यादा आप महसूस कर पाते हैं, जॉय महसूस कर पाते हैं, नहीं महसूस कर पाते हैं। मेरे अंदर का व्यक्ति मर गया है जीवन के उतार चढ़ावों से। अब चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, सब दिन एक समान हमको नजर आता है। ठीक है, जब सीता मैया को राम भगवान से अलग किया गया था तो उनमें भी जो है डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स थे, जो रामचरितमानस वगैरह सुने या पढ़े होंगे, देखे होंगे कहीं, तो उसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे सिम्टम जो है वो चीज आ गए थे कि जॉय और एक्साइटमेंट, कंटेंटमेंट एकदम खत्म हो गया था। ऑब्वियस है किसी भी व्यक्ति का होगा, है ना, अगर कोई भी व्यक्ति रहा तो इसलिए ये एग्जाम्पल दिए क्योंकि सब लोग वेल नोन होंगे इन चीजों से। दूसरी चीज है नेगेटिव अफेक्ट, कि बुरी भावनाएं, जैसे सैडनेस, बुरी नहीं मतलब निगेटिव कहा जाता है उनको। सैडनेस है, एंगर है, एंजाइटी है, जेलसी है, क्या यही चीजें आप महसूस करते हैं? हाँ, तो ऑब्वियस है कि जितनी ज्यादा आपके में ऋणात्मक भावनाएं होंगे, बुरी भावनाएं, निगेटिव इमोशन जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपके जीवन में सब कुछ रहते हुए भी आप खुश नहीं रह पाइएगा। देखे होंगे कुछ जो है ना, ये होते हैं लोग, जेलस लोग होते हैं, ईर्ष्यालु प्रकृति के लोग होते हैं, जीवन में सब कुछ है फिर भी खुश नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुलना करने का व्यवहार है।
हमेशा तुलना करना है, हमेशा उनको चाहिए कि नहीं हमको सबसे ज्यादा होना चाहिए। वो इस बर्थ राइट के साथ ही उनको लगता है पैदा हुए हैं कि नहीं अगर कुछ ज्यादा होगा और कुछ अच्छा होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगा और किसी के साथ हो हम ये देख नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होगा कि उनका हैप्पीनेस लेवल रहेगा। किसी ईर्ष्यालु आदमी को कभी खुश देखें आप लोग? नहीं। नहीं। हाँ, तो ये चीज है। तो ये निगेटिव इफेक्ट का एक एग्जांपल दिए। अब उसके बाद जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि जॉय और एक्साइटमेंट। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो हमेशा हंसमुख रहता है, कुछ भी हो गया, एग्जाम नहीं निकला, फेल कर गया, कोई डेरी जो दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ कोई भी गड़बड़ हो गया, कोई मतलब कोई हाँ गरीबी में हाँ पड़ा जल्दी है, अभी धीरे धीरे छे उसका कुछ हो गया प्राण संकट में, ऐसे उसे अच्छा कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो जॉय के स्टेट में रहते हैं, हमेशा इनर जॉय के स्टेट में रहते हैं। उनके अंदर जो जॉय का एक फीलिंग रहता है वो कभी खत्म ही नहीं होता, यहाँ कितना भी लाइफ में देखो उतार लंचो चढ़ाव हो जाता है। तो उनका क्या है कि सब्जेक्टिव वेल बीइंग और हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कि जीवन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है। वो एकदम मस्त आनंद ना लहरी ना में है लेट एकदम, हो तो ठीक है, पता नहीं उस तो वाला वो हिसाब ड्रॉप में दे रहते हैं, एकदम मगन आदमी, हंसमुख एकदम बिंदास। चौथा चीज है डोमेन सेटिस्फेक्शन। इसी के अंदर आप लोग का सब चीज आता है। जितना आप लोग बोले ना कि मेरा गोल अचीवमेंट है तो मेरा सोशल पॉजिटिविटी हमको चाहिए है तो फिर हम हैप्पीनेस मानेंगे। अगर सोशल वेल बीइंग है, मेरा सर्किल बढ़िया है, खुश है, तो फिर भाई हम भी खुश है। अरे इंडिपेंडेंस है, अगर हमको अपने लाइफ के आराम इवेंट्स तो के आना ऊपर खाना क्या कंट्रोल है तो फिर हम खुश है। डेवलपमेंट मेरा हो रहा है तो फिर हमको हैप्पीनेस होता है। और बहुत लोगों ने और ये थोड़ा कहा कि उठाएगा उनकी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो भी वो खुश है। तो ये अलग अलग डोमेन्स हैं जीवन के। रिलेशनशिप कहाँ का गलत डोमेन कमाएगा है, वर्क का डोमेन है ना। जीवन के बहुत सारे घटक हैं, रिलेशनशिप होता है, वर्क होता है, हेल्थ होता है, उसके बाद हॉबी होता है। तो इन सब एरिया में आपका फुलफिलमेंट कैसा है, इन सब के प्रति हम लोग प्रश्न बनाएंगे। और जब इन सारे प्रश्नों का एक प्रश्नावली लंबा 100-150 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो भी होगा ऐसे प्रश्नावली बना के तैयार हो जाएगा और अगले से उस पर रिस्पॉन्स ले लेंगे। तो हम लोग उससे जनित स्कोर के आधार पे किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति कितना खुश है, उसकी खुशी का कितना स्टेटस है, उसको हम लोग नाप पाएंगे ना और उसको एक संख्या में व्यक्त कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, एक तरफ से हाँ अगर खिला दे हैप्पीनेस है, अगर किसी से जाके पूछिए कि तुम कितना खुश हो तो वो कैसे बताएगा कितना खुश है। कितना खुश है मतलब अब ऐसा बता सकते हैं 10 डिग्री खुश है, 20 डिग्री खुश है, कोई एंगल तो है नहीं। लेकिन सब्जेक्टिव वेल बीइंग के स्कोर के आधार पर हम लोग एक न्यूमेरिकल स्कोर निकालेंगे और उस स्कोर के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि व्यक्ति इतना खुश है। और स्कोर की सबसे ज्यादा खासियत क्या है, स्कोर का हमेशा वैज्ञानिक ढंग से तुलना किया जा सकता है। यानी कि स्कोर में अगर 12 है और दूसरे का स्कोर बना अगर बैठो 22 है तो दैट मीन्स कि 22 वाला बहुत ज्यादा आगे है 12 वाले से, है ना। लेकिन अब एक आदमी जो है, मान लीजिए क्या, उससे जाके पूछिए कि तुम जीवन में कितना खुश हो तो बोले खुश है, जीवन में क्या है खुश है। दूसरा बोले हम तो बहुत खुश है, इतना खुश है कि मेरे सब खुशे न है कोई जीवन में। अब कैसे तुलना की जाएगी, एक क्या मतलब कितना ज्यादा अलग है खुश बा कौन है, कम खुश कौन है, एक तुलना का ग्राउंड कुछ नहीं मिलेगा। तो अब समझे कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट में अंतर। तो विज्ञान में हम लोग या रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या यूज करना फायदेमंद है, कंसेप्ट का या कंस्ट्रक्ट का? कंस्ट्रक्ट का फायदा अभी है, क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। ठीक है। हाँ, कंस्ट्रक्ट का है यूज करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोगों तो को अब बैठवा कंस्ट्रक्ट, तो सब्जेक्टिव वेलबींग करना कौन बैठना शब्द बैठ सुना जल्दी है। तो थोड़ा दे यहाँ दियो पे हमको लगता है कि अंजलि शायद ये भी संभव है कि कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, हम दूसरी बार सुने, एक बार सुने थे आप लोग को पढ़ाने जानन के छे लिए ओकरे जब पढ़ रहे थे बोछिए तब, और दूसरी बार अभी बोल रहे खुद से तब सुने। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग चूंकि रिसर्च नहीं किया, अगर कोई पीएचडी के हम लोग के बीच में होता तो शायद वो सुने होते। तो हम लोग तो लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं तो हम लोग पहली बार सुने हैं। तो ऐसे ही हर एक कंसेप्ट के लिए जो है ना अलग अलग कंस्ट्रक्ट है। अब हैप्पीनेस का एक ही कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, हो सकता है वैज्ञानिकों ने और भी कंस्ट्रक्ट डेवलप किया होगा। तो हमको जब हैप्पीनेस को मापना होगा तो अलग अलग कंस्ट्रक्ट को देखेंगे और उसका कंस्ट्रक्ट खोजेंगे और अंजलि उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट के लिख लो हिसाब जो से क्वेश्चन को रिफ्रेम करेंगे। समझ गए? पहला अरे मेरा बुधवार क्वेश्चन क्या था, अरे किसको भगा रहे हैं सागर भाई, माइक ऑफ कर लीजिए। कुत्ता को अच्छा माइक ऑफ, ठीक है। सॉरी सावरे, हाँ हो गया था। कोई बात नहीं। तो चलिए अभी जो है हमदान ये है है हमदान कि अरे हमको हंसी आ गया है।
कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट तो बहुत क्लियर है हम लोग कि जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा पहले क्वेश्चन क्या था कि दो ट्राइब है, एक तरफ अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, एक तरफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, बनाम वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन है। इन दोनों में ज्यादा खुश कौन आएगा, ठीक है, हु इज मोर हैप्पी, ठीक है। इसी प्रश्न का ना उत्तर हम लोग ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन इसको रिसर्च की भाषा में कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिसर्च की भाषा नहीं हुई। रिसर्च की भाषा में हम लोग इसको लिखेंगे विच ग्रुप, ठीक है, कौन सा समूह। अगर हमको हिंदी में बोलना है तो आप बोलिए कि सर हिंदी में ही लिखिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में भी लिखेंगे, लेकिन हिंदी में ही फिर बाद में भूल जाएंगे सर। अच्छा ठीक है, हिंदी में ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा क्वेश्चन क्या था कि शहरी बनाम ट्राइबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आदिवासी। आदिवासी समाज के लोगों में ज्यादा खुश कौन है? ये हमारा क्वेश्चन था, प्राइमरी स्कूल लेके चले थे। तो अब जब हम लोग का कंस्ट्रक्ट रेडी हो गया तो अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे रिफ्रेम, रिसर्च की भाषा का उपयोग करेंगे, ठीक है। शहरी बनाम ऊपर लाइन वैसे ही रहना है, ठीक है। आदिवासी समाज के लोगों में कौन SWB पर आदिवासी समाज के लोगों से ज्यादा खुश कौन है? स्कोर हम आदिवासी करते हैं। देखिए, अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए आप लोग। अब अगर आप रिसर्च कर रहे होंगे तो दोनों में से आपको ज्यादा स्टेटमेंट कौन सहज लगेगा रिसर्च करने के दौरान, काम करने पर? ऊपर वाला स्टेटमेंट 1 या नीचे वाला स्टेटमेंट 2 लगेगा। लेकिन पब्लिक को समझने में कौन ज्यादा आसान होगा? जब आप अपना रिसर्च करने के बाद फाइंडिंग जब पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक को ज्यादा आसान कौन होगा समझने में? पहला वाला होगा। अब मान लीजिए कि पहला वाला को ही लेके हम रिसर्च कर रहे थे तो देखिए अब थोड़ा मतलब उतना क्लियर नहीं लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट एकदम क्लियर लग रहा है कि साफ साफ बता रहा है SW पर ज्यादा स्कोर कौन करते हैं, हमको दोनों का स्कोर जोड़ना निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च किया किसके लिए जाता है? एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो पहले का ज्ञान है उसमें कुछ नया ऐड करना है। वो ज्ञान किस में ऐड होगा? क्या केवल रिसर्चर्स के लिए करते हैं या पूरी दुनिया के लिए करते हैं? पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए करते हैं। तो भाषा किसकी इस्तेमाल होनी चाहिए, पूरी दुनिया की या रिसर्चर की? पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की। जब हम लोग रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन वाला डिस्कशन वाला जो पार्ट आप लोग कॉपी में भी लिखे होंगे, हम लोग जो प्रैक्टिकल बनाए वो रिसर्च का एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल होता है। डिस्कशन करेंगे या कंक्लूजन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग रिसर्च लैंग्वेज का इस्तेमाल तो करेंगे कि SW का स्कोर इतना हुआ। जैसे स्टैट्स में आप लोग देखते होंगे कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इतना पॉइंट पे इसका वैलिडिटी इतना है, इसलिए ये वैलिड हुआ, ऐसे वैसे। और जब जो लोग स्टैट्स नहीं पढ़े होते हैं या शुरुआत में जिनका कमजोर रहता है उनका दिमाग घूम जाता है देख कर, ये क्या मतलब 0.5 पे इतना वैलिडिटी आ रहा है, P स्कोर इतना आ रहा है, T रेशियो इतना आ रहा है, अरे क्या करे, P रेशियो T रेशियो समझ के। लेकिन तो हम लोग तो स्टैट्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग उस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे संवाद है टीचर और स्टूडेंट के बीच। एक्सपेक्टेड है कि दोनों इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जब यही बातचीत बाहरी लोगों के पास जाएगी तब आपको जो है अपने लिए जिस भाषा का रिसर्च करने के लिए इस फील्ड में हम लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद पुनः वापस अंतिम डिस्कशन और कंक्लूजन में इस भाषा पे स्विच करके अंतिम में अपना वो चीज जो आपने पाया है वो बताना है ताकि सबको आसानी से समझ। ठीक है,
जी यहाँ तक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग धीरे धीरे रिसर्च के प्रोसेस में घुस रहे हैं, प्रोसेस में जाके टेक्निकल काम करेंगे। जैसे कल हमने बताया, कल जब हम ग्लूकोज की चर्चा कर रहे थे, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के बारे में बात कर रहे थे, एक स्टडी का एग्जाम्पल थे, तो उसमें हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखे थे C6H12O6 और हम बोले थे कि ये ग्लूकोज होता है। हम ग्लूकोज नहीं लिखे थे, ठीक है। क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि हमारे सामने जो समाज है वो इस बात को अच्छी तरह जान समझ सकता है कि ग्लूकोज ये है, ठीक है। जब तक और ना ये खाएगा फॉर्मूला तब क्या तक है कि उठाइल आगे नहीं भी पुतरा एनालिसिस के लिए है, याद रखिए स्कोप देता है। क्या स्कोप देता है? ये दिख रहा है, थोड़ा अगर इस पे बैठा कोई है विशेष अगर ध्यान देना चाहे तो इसको दिखेगा कि इसमें उठता तो उठ कार्बन ना क्या गो है, बिरयानी 6 बैठाई गो छे है, पर हाइड्रोजन क्या गो है, 12 गो है, ऑक्सीजन क्या गो है, 6 गो है। इसका मतलब जब ये टूटता होगा तो क्या बनता होगा, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डबल के रेशियो में, इसका मतलब H2O बनता होगा। और क्या बनता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता होगा। बिल्कुल यही तो होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के हम लोग को एनर्जी देता है और दो चीजें बनती है, एक H2O वाटर बनता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि हम लोग सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। और H2O जो है वो हम लोग के शरीर में एसिमिलेट होता है यूरिन के द्वारा, हम लोग या फीकल मैटर के द्वारा, पसीने के द्वारा। H2O का तो बहुत काम है शरीर में। अब देखिए क्या पेड़ जो होता है, पेड़ यही काम नहीं करता है। पेड़ क्या करता है, इसका आप इक्वेशन देखिएगा, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन को। तो आप लोग को बड़ा रोचक लगेगा कि एकदम गिना गुथा हुआ है, एकदम एक मॉलिक्यूल भी बर्बाद नहीं होता है। जितना अणु ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो है हम लोग का शरीर तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये H2O छोड़ता है, एग्जैक्टली उतना का उतना अणु जो है एक सेल जो है फोटोसिंथेसिस में, यानी एक पेड़ का पौधा खाना बनाने में लेता है। वो क्या करता है, CO2 और H2O लेता है, जब उसको सनलाइट मिलता है साथ में तो बना देता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज। यानी कि तो हमने जो ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला से देखिए कैसे कितनी चीजें खुली। अगर किसी को माइंड में आइडिया स्टक किया, समझ रहे हैं, इसीलिए साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज का बात करते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम कॉमन व्यक्ति को बताने के लिए जाएंगे तो उसका दिमाग घूम जाएगा कि अरे तो बहुत टेक्निकल है। और इसी कारण से कॉमन लोग साइंस को, रिसर्च को, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बहुत हवा और ग्रेट चीज मानते हैं कि भाई हम लोग यहीं पे रिसर्चर्स कमी कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज जो हम लोग देखे कि मिल करके इससे क्या समझ में आया, हम लोग एक सांस छोड़ते हैं और हम लोग का एक सांस अगर यूनिट 1 यूनिट अगर उस 1 यूनिट को लेकर के जो है पेड़ उस पूरा का पूरा 1 यूनिट को काउंटिंग करके एकदम 6 मोल बर्बाद नहीं जाता। तो क्या है कि पौधों का, जानवरों के साथ सांसों का संबंध ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही गहरा संबंध, ये बात सोचिए। और जीवन ही संभव नहीं है बिना पौधों का मनुष्यों के साथ। लेकिन शहरीकरण में हम लोग क्या कर दिए हैं कि बायोलॉजी और साइंस के रूल को काट कूट के खत्म करके परेशानी खड़ा कर दी है। और आज मतलब निमोनिया और ये वो सब क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, ये सब चीजें जो है, जो एक नॉर्मल शरीर का रिस्पॉन्स होता है, वो हम लोग के सामने रोग बन के खड़ा है। अगर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होती तो किसी को सर्दी, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया ये सब चीजें नहीं होती, सांस की कोई बीमारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब इसीलिए होता है जब आपके शरीर में ऑक्सीजन का डिफिशिट होता है। कोरोना के फर्स्ट वेव में याद होगा सबको, जब कोई दवा, कोई टीका नहीं निकला था तो नीम गाछ के पास और जो है खुले ऑक्सीजन लगा लगा के लोगों को ठीक कर रहे थे। जिस चीज का कोई इलाज नहीं है उसको ऑक्सीजन लगा करके आप ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं चाहिए, है ना। गलत बात, छोटका क्या बनाना था, पेड़ पौधों और व्यक्तियों का बैलेंस बनाना था। बंदर को देख लीजिए, कहा जाता है कि मानव के शरीर में एड्स का वायरस जो है बंदर और चिंपांजी वगैरह से आया, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि हमको उनके ऐसा ताकत चाहिए तो उनका खून निकाल के अपने शरीर में डाल दिया। अब वो जंगल में रहते हैं, उनके शरीर में एड्स जैसा वायरस जो है, HIV जैसा वायरस भी रह करके उनके शरीर को कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? लेकिन हम इंसानों को कर देता है। तो बेसिकली हम लोग क्या हुए, प्रकृति से अलग। तो आप लोग देखें साइंटिफिक वे में अगर किसी चीज को हम लोग देते हैं तो वो क्या करता है, नए अन्वेषण के द्वार खोलता है ना। जब हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज करते हैं
नाना मंगिया चार इसीलिए चक्का साइंटिफिक चार चक्का लैंग्वेज का दाम रहा हम लोग गुंगा रिसर्च में भरपूर यूज करते हैं। और चूंकि पता अब नहीं साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज करेंगे और हम लोग की कॉमन लैंग्वेज क्या है वो अलग है ना। कॉमन लैंग्वेज में कोई किसी को सुनेगी कंस्ट्रक्ट बोलते हुए आज तक? फायर तो फन जब लगे लो दोनों जान के लैंग्वेज में अंतर है इसीलिए हम लोग को लगता है रिसर्च लगा मेथोडोलॉजी फन मम्मी जटिल, का हर चीज के लिए अलग शब्द है। लेकिन अलग क्यों है इसका भी एक कारण है। यहाँ तक किसी को कोई हवा हवा समस्या इन चीजों में? हमरा सब कार्ड नहीं नहीं है मकान पर तो बढ़ते हैं आगे। सुन ही मेन रहो चीज से अब खाली शुरू करते हैं हम लोग। क्लास के लिए लोग आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले शुरू करेंगे परिकल्पना से, ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते प्रॉपर हैं। क्लास चले जाए हिंदी 8 से इंग्लिश मिला 9:30 करके हम क्लास पढ़ाएंगे, चले ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना म्यूट किसी छे को? म्यूट छे हम अपना वीडियो बंद रखल छे कहे कि साइकोलॉजी मूलतः अंग्रेजों का ही विषय है तो अब प्रॉपर अंग्रेजी अपना तो क्लास थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग इसको करे आपको भी लगे ठीक करना होगा। क्लास रिकॉर्डिंग और लो परिकल्पना छे या फिर पूर्व कल्पना, जगह हम के 15-20 मिनट में ये ले लो टर्म ले तो इसके वो लिए हम 15 यूज मिनट किया चले जाता गए है। अब हम इसको समझने के लिए ब्लू कलर से अलग में लिख रहे हैं, ठीक है, ये टर्म यूज नहीं किया वहां जाता, यहाँ सारा लेकिन अर्थ आगू बहुत आई नजदीक है सेंसर छे इसके, यहाँ पर्यायवाची समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग कहीं इसका अर्थ यूज नहीं कीजिएगा रिटर्न में, लगा क्योंकि पर रिसर्च का अपना नियम ना है, ना जो भाषा ऊपर है न जो छुइए टर्म है ठीक वही है, ऊपर छुमे उसकी जगह पे आगू दूसरा नहीं ऊपर यूज करना सेंसर छे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, खास सेंसर न करके। बंद कर दी छे की होलो ठीक है, परिकल्पना हो गया, पूर्व ओस कल्पना हो गया, इसको हम इसको अनुमान वाक्य कहेंगे। यहाँ से ना अनुमान कथी वाक्य पूरा का अर्थ तो लगाना नाम छे से ही सबको साफ के दिख नंबर रहा है। छे में से जी हम इसको संबंध वाक्य कहेंगे, जियो से लगाना छे जो लो दो चीजों में संबंध को डिक्लेयर करता है, बताता है। ये भी साफ साफ सबको समझ में आ रहा है ना? जी संबंध वाक्य और अनुमान वाक्य, तो ये हो गया। और इसको क्या कहा जा सकता है हाइपोथेसिस का? जो सेटिंग लोग से सेटिंग हाइपोथेसिस से का करना समझ रखते हैं बताइए, एक अपने लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं हाइपोथेसिस को? प्रश्न वाक्य भी कहा जा सकता है ना। रे तो ये देखिए, अब ओके कहते हम लोग के लिए हाइपोथेसिस बहुत सरल हो गया। ये हाइपोथेसिस क्या है और सर परिकल्पना क्या है? हाँ बोलिए। प्रश्न वाक्य कैसे होगा था समझा दीजिए। प्रश्न वाक्य कैसे होगा बताएंगे, तीनों बताएंगे अभी। अनुमान वाक्य कैसे होगा ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। संबंध वाक्य कैसे होगा ये भी कल हम लोग समझे हैं कि इफ एक्स देन वाई, दो वेरिएबल के बीच में रिश्ता ही तो बताता है ना। जैसे पीछे देखिए, पीछे जो हम लोग का प्रश्न था, यहाँ पे क्या वेरिएबल था? एक शहरी लोग वेरिएबल था और दूसरा जो है आदिवासी वेरिएबल था, है ना। यहीं बैठ लो तो दो वेरिएबल था। अब ये दोनों जो है ग्रुप कैसे कैसे SW पे SWB के स्केल पर वेरी कर रहा है, मतलब SWB पे इसका शहरी वाले का कितना स्कोर हो रहा है और आदिवासी का कितना स्कोर हो रहा है, क्लास इसी रिकॉर्डिंग का कर लो तुलनात्मक हम लोग अध्ययन कर रहे थे, है ना। जब हम लोग इस चीज का अध्ययन कर रहे थे तो यहाँ पे हमने 3 शब्द दिया, अनुमान वाक्य। कुछ अनुमान होगा, ठीक है, ये तो हमने प्रश्न बनाया, ठीक है, प्रश्न को हमने अपने लैंग्वेज के हिसाब से फॉर्मेट किया। अब इस पे हाइपोथेसिस तो 2 हाइपोथेसिस बनता। मान लीजिए कि शहरी ग्रुप को X मान लिए, आदिवासी वाली को Y मान लिए, तो X का स्कोर ग्रेटर देन Y का स्कोर होगा, है ना, या तो Y का स्कोर ग्रेटर देन X का स्कोर होगा। यही दो में से कोई एक चीज हो सकता है। लाई जो बियानी की नहीं है, और भी कुछ हो सकता है। नहीं सर हो सकता है, बराबर भी तो हो सकता है ना। तो 3 हाइपोथेसिस लेके हम लोग नहीं चलेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च डिजाइन अभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 सिचुएशन रखते हैं। एक सिचुएशन में जिसमें हम लोग यही मान के चल रहे थे कि शहर का आदमी के पास तो सारा सुख सुविधा है। देखिए आप लोग जो बताए कि हैप्पीनेस का क्या क्या कर सकते हैं, अब इसको जोड़ते हैं वहां से। शहर के आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उसके तुलना में तो ज्यादा हो रही है। शिक्षा मिल रहा है, वोट देने का अधिकार मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया आप लोग को नेता मिल रहा है, एकदम एक से एक क्वालिफाइड, है ना, एकदम कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी सब मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है आपके पास, है ना। इतना बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल रहा है, लाख लाख
मतलब रुपया आपका सालाना खर्चा हो रहा है एक आदमी के एजुकेशन पे। समझिए कि सरकारी स्कूल में और बुरी से बुरी व्यवस्था में भी आप पढ़िएगा तो बचपन से लेकर के पीजी तक आप पे जो हाँ। सरकारी खर्च होगा कम से कम 5-6 लाख रुपया तो आएगा। ना पहले पहुंचा है इतना देखो। खर्चा हो रहा है आपके ऊपर, आपको सड़क दिया जा रहा है, आपको नाला दिया जा रहा है, आपके पास एयरपोर्ट है, आपके पास तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन है, कितनी सारी सुविधाएं आपके पास है ना। उस बेचारे के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो इस हिसाब से तो ज्यादा खुश आप होने चाहिए ना, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति ज्यादा होती है। दूसरा गोल अचीवमेंट है, आपके पास बड़े बड़े गोल हैं, ठीक है, ज्यादा है गोल आपके पास कि इतना सारा गोल है कि मतलब एक पूरा करेंगे। पहले नेट क्वालिफाई करना गोल है, चलो नेट क्वालिफाई कर लिया। जब नेट क्वालिफाई करके आप सोचिए कि थोड़ा देर के लिए खुश हो जाते हैं, फिर आप खुश नहीं हो पाइएगा कि अरे JRF हो जाता तो थोड़ा और अच्छा होता, पैसा मिल जाता। फिर आप JRF के लिए जो लगिएगा, फिर JRF भी हो जाएगा। फिर आप कहिए कि अब JRF जब मेरे पास है तो TMBU से काहे PhD करें, हम करेंगे थोड़ा बढ़िया जगह से PhD, तब ना डिग्री का भी हैवी होगा, नौकरी लगने में आसानी होगा। फिर मेरे पास अगला गोल है। एक बजे ये कुछ ज्यादा ही हो गया खुशी का। किसी को नॉर्मल में भी दे सकते हैं, खा के सबके साथ रह के घूम के ये वो पढ़ के। मेरे साहब खुशी को बांटना है ज्यादा करके। हाँ तो ठीक है, खुश रहना। तो मान लीजिए कि ये मतलब हम आपको नहीं बोल रहे, हम अपना केस हम बता रहे थे। मेरा ये खुद का ये केस है गोल अचीवमेंट वाले, तो हम खुश होते हैं, फिर लगता है कि नहीं अब और अगला खुशी चाहिए, फिर और अगला खुशी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा गोल्स है। तो उस व्यक्ति के मुकाबले उसका गोल कुछ नहीं है, उसका गोल धनुष लेकर के जाना है, 4 चिड़िया मारना है, उठा करके लाना है, गाते हुए जो है सीटी बजाते हुए आना है, मस्त 4 चिड़िया को पकाना है, बांट के खाना है, फिर सो जाना है, ठीक है। तो उसका ये गोल है। तो हो सकता है वो बोर हो जाता होगा, लेकिन मेरे लाइफ में एक्साइटमेंट है, गोल अचीवमेंट है, तो हम में भी ज्यादा खुश होंगे। आधार देखिए, है ना, आधार देखते जाइए कि क्या आधार है, कैसे हम लोग ये कल्पना बना रहे हैं कि कौन ज्यादा खुश होगा, कौन ज्यादा खुश नहीं होगा। सोशल पॉजिटिविटी ऑब्वियस है, मेरे पास सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है, इतना फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो सब तरीके से सोशल है। इंडिपेंडेंस, मेरे लाइफ की बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में हमको महसूस होती हैं, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, वो व्यक्ति ज्यादा इंडिपेंडेंट है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग भी हो सकता है अच्छा हो नहीं हो, लेकिन डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मेरे में ज्यादा है, ट्राइबल में कम है। तो इस तरीके से जब हम तुलना किए तो हमको ऐसा लगा कि ट्राइबल लोग जो है ना वो लोग कम खुश होगा, शहरी लोग ज्यादा खुश होगा। तो हम एक ये हाइपोथेसिस बनाए कि X इज ग्रेटर देन Y। क्लियर है कि X यानी सेल्फ क्या बोलते, सब्जेक्टिव वेलबींग के स्केल पर शहरी लोग ज्यादा अच्छा रैंक करेंगे आदिवासी के तुलना में। दूसरा, या तो अच्छा करेंगे या तो नहीं करेंगे, दूसरा केस ये है, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन Y, X का स्कोर Y से बड़ा नहीं होगा। अब नॉट ग्रेटर देन में 2 केस है, या तो स्मॉल होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग 2 हाइपोथेसिस लेकर के चले। देखिए, तो पहले कॉमन लैंग्वेज से रिसर्च लैंग्वेज, और रिसर्च लैंग्वेज से फिर हम लोग हाइपोथेसिस डिराइव किए। तो अब आते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? संबंध वाक्य। इसने क्या बताया था? X और Y के बीच के संबंध को बताया था, है ना, कि संबंध या तो X Y से बड़ा होगा या तो बड़ा नहीं होगा, 2 केस है, ठीक है ना। दूसरा, ये प्रश्न भी तो, प्रश्न वाक्य भी तो है कि हमारा जो प्रश्न है वही तो हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हुआ ना आकर के। तो इस तरीके से हम लोग ना हाइपोथेसिस को हम लोग क्लियर समझ जाएंगे कि हाइपोथेसिस क्या है और हाइपोथेसिस क्या क्या है, ठीक है। अब इसको कहा जाता है ना कि कंजेक्चुरल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, या फिर कंजेक्चुरल का मतलब है बनावटी, ठीक है। बनावटी इसीलिए क्योंकि प्रमाण नहीं वाला चीज जो है का मतलब ये होता है अनुमान। दूसरा, संबंध वाक्य 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में संबंध को वो बताएगा। अब हमने ऐसा हाइपोथेसिस डेवलप किया जो ना तो अनुमान लगाता है, ना संबंध बताता है, और नहीं हमारे प्रश्न को वो क्या बोलते हैं, हमारे प्रश्न को दिखाता है, वो हमारे प्रश्न को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो क्या वो हाइपोथेसिस हुआ? नहीं। किस काम का ऐसा हाइपोथेसिस जो कि हमको अच्छा, कोई काम नहीं आया रिसर्च में, तो वो हाइपोथेसिस नहीं होगा, ठीक है।
अब हाइपोथेसिस आज का मेनली जो क्लास है वो हम लोग का आज का और 1-2 दिन और का हाइपोथेसिस पे ही डिटेल में चलेगा कि हाइपोथेसिस में क्या है और कैसे कैसे क्या क्या बारीकियां हाइपोथेसिस में हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो अब हाइपोथेसिस के गुण, ठीक है, पूर्वकल्पना या परिकल्पना के क्या क्या गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपने से बताइए, इतना तो हम बता दिए, इसी गुण को बस लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या होगा। पहला गुण कोई बताइए। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, यानी चरों के बीच संबंध। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बताइए कोई। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ होने का मतलब क्या है कि उसको कोई भी व्यक्ति टेस्ट कर सकता है, ठीक है, टेस्टेबल हो। वस्तुनिष्ठ इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वो टेस्टेबल होना चाहिए। और टेस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है, यानी परीक्षण के योग्य होना चाहिए। ऐसा हाइपोथेसिस नहीं बना लेंगे कि क्या मेरे अंदर जो है भूत की आत्मा का वास है। अब ऐसा हाइपोथेसिस बना लिए, प्रश्न तो है, अनुमान भी है कि भूत है, संबंध भी बना दिए कि जो है कि 2 वेरिएबल हो गया भूत और आदमी, लेकिन टेस्टेबल ही नहीं है, तो वो हाइपोथेसिस हुआ नहीं हुआ। तो एकदम जो है ना अपना ब्लेड, जो समझिए कि जितने हम लोग रिसर्च मेथड के स्टूडेंट्स हैं सब के पास एक तलवार कहिए या ब्लेड कहिए एकदम रखना है पास में, ब्लेड शार्प रहना है, छिलते काटते चलना है। कोई भी स्टेटमेंट आएगा एकदम तर्क वितर्क करना है, इतना तर्क वितर्क करना है कि जब तक पूरे तर्क की कसौटियों पर खरा न उतरे तब तक उसको हम लोग नहीं करेंगे। और अगर कहीं पे मैटर फंसता है वैसे तर्क वितर्क में, तो फिर हमसे पूछिए, ठीक है, डिस्कशन कीजिए। ना तो 2 चीज हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेवल भी तो होना चाहिए ना, विश्वसनीयता भी तो होना चाहिए। हाँ, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, उस पर भी हम लोग जाएंगे आगे। पहले जितना सा किए हैं उसके आधार पे, जैसे 2 हम लोग लिखे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे पॉइंट पे हम लोग बढ़ेंगे। पॉइंट को लिखना ही नहीं है, पॉइंट को डील करके हम लोग समझते भी जाते हैं कि अब ये चीज है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति ने ये कहा कि ग्रुप स्टडी से, ठीक है, ग्रुप स्टडी लीड्स टू हायर ग्रेड अचीवमेंट, यानी ग्रुप स्टडी करने से ज्यादा नंबर आते हैं। मम्मी करने से बेहतर अंक आते हैं, बेहतर अंक आते हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कौन पहचानेगा वेरिएबल, बताइए। इस स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल, जैसे हम हर बार निकाल देते हैं इसमें ये वेरिएबल ये वेरिएबल। अब बताइए आप लोग। ग्रुप स्टडी एक वेरिएबल हो गया ग्रुप स्टडी, बहुत अच्छा। दूसरा वेरिएबल कौन बताएगा, आप मत बताइए। बेहतर अंक। ठीक, हाँ तो खा लिया मम्मी रखी थी। ठीक है। तो इसमें हम लोग का 2 वेरिएबल स्टेटमेंट में आ गया, जिन दोनों के बीच में रिश्ता देखना है कि ग्रुप स्टडी और बेहतर अंक के बीच क्या रिश्ता है, ठीक है। तो अब बेहतर अंक जो हम लोग, ठीक है। तो अब क्या ग्रुप स्टडी जो है एक ऐसा चीज है कि जिसको नापा नहीं जा सकता या समझा नहीं जा सकता है, ऐसा है क्या? नहीं है।
आराम से इसको देखा जा सकता है, हाँ? डिफाइन किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि ग्रुप हाँ स्टडी क्या है। रिसर्च कोबी में बहन पता है साहब ग्रुप कोबीले स्टडी वो खाए तो आप लोग खाए स्टडी रह गया करने ना का मेरे एक तरीका है जब सब लोग साथ में ग्रुप में बैठ करके एक साथ अध्ययन करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कमियों और वो चीजों को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे की कमियों की पूर्ति करते हैं। यही ना है ग्रुप स्टडी। जी कुछ इसमें ऐसा है कि बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि इसको डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है, नहीं है। नहीं दूसरा बेहतर अंक, बेहतर अंक भी जो है क्या है, क्लियरली डिफाइनेबल है ना। तो जब क्लियरली डिफाइनेबल है दोनों में, तो ये भी डिफाइन किया जा सकता है आराम से, ये भी डिफाइन किया जा सकता है। तो दोनों के बीच का जो संबंध है उसको कैसे नापेंगे बताइए, अब क्या कीजिएगा अगर जब आपके ग्रुप स्टडी ज्यादा होगा तो अंक भी बेहतर होगा, तो एक हाँ बढ़ा तो हाँ दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। हाँ, तो ये तो अर्थ हुआ कि हम जो मेरे माइंड में जो ये चीज आया कि हमको इस चीज पे टेस्टिंग करना है, अब इस पे हमको टेस्ट करना है, वाकई में हमको देखना है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं। तो हम लोग कैसे करेंगे टेस्ट, ये बताइए। हम लोग पहले कुछ स्टूडेंट को लेंगे, ठीक है, उसको जो है ना ग्रुप स्टडी करने के लिए एग्री करेंगे। जब वो उसका ग्रुप स्टडी हो जाएगा फिर उसका हम टेस्ट लेंगे, फिर उससे हम लोग को जो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि ग्रुप स्टडी करने से कितना फायदा हुआ है। ठीक है, एक हो गया आपका। और इसमें इस आंसर में कुछ ऐड होगा, ये अभी आधा आंसर है, बुरा नहीं है, कोई दूसरा आदमी इसमें ऐड कीजिए अगर किसी को इस आंसर में कमी दिख रही है तो। 10 लोग को लिए तो उसमें से हाँ हाँ 6 लोग को हम दे दिए ग्रुप में, ग्रुप स्टडी करेगा, बाकी 4 लोग जो बचे उसको अलग अलग बैठाए, मतलब वो सिंगल सिंगल बैठेगा और सब ठीक है, लोग को दिया गया टॉपिक क्या इस पे आप स्टडी कीजिए। बाद में फिर एक ग्रुप का मतलब एग्जाम लिया गया और फिर जो अकेले अकेले बैठेगा उसका भी एग्जाम लिया गया। तो उसमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगा फिर उसके आधार पर हम बताएंगे क्या ग्रुप स्टडी बेटर हुआ या फिर अकेले अकेले जो बैठा वो अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, चूंकि हमारा काम ही तुलना करना है कि क्या ग्रुप स्टडी करने से बेहतर अंक आते हैं। बेहतर मतलब क्या, बिना ग्रुप स्टडी किए, है ना, ये एक टर्म छुपा हुआ है। तो देखिए कई बार हाइपोथेसिस में ना कुछ चीजें छुपी हुई होती है, इस छुपी हुई चीज को हमें देखना है। जैसे गौरव ने देखा कि बेहतर अंक, बेहतर जैसे शब्द आया इसका मतलब है तुलना। तुलना का मतलब क्या है कि कहीं अनग्रुप स्टडी का भी बात है, तो 2 हम लोग को ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब 75% तक आंसर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, 25% अभी भी इसमें फ्लॉ है। गौरव से एक गलती हुई है, उस गलती को कौन पकड़ेगा गौरव के अलावा, बताइए। अभी भी कुछ बाकी है। समय पे वो को मतलब कि देखेंगे कि दोनों के बीच में जो समय दिया गया है दोनों को इक्वल समय के हिसाब से उसको जांच किया जाए। ओके ग्रुप स्टडी वाले को भी और जो अलग अलग पढ़ रहे हैं उनको भी। ओके, चलिए इक्वल समय मान लेते हैं कि इसने तो समय की चर्चा की ही नहीं, मान लेते हैं कि इक्वल समय ही बोला होगा, लेकिन इसकी चर्चा में एक चीज दिक्कत था, कौन पकड़ा है उस गलती को बताइए। गौरव ने कहा 10 बच्चों का जैसे ग्रुप है उसमें 6 को हम लोग कर दिए ग्रुप स्टडी करने के लिए और 4 को हम लोग कर दिए अनग्रुप्ड स्टडी करने के लिए, 2 ग्रुप बना दिए। यही है गड़बड़, 6 और 4। 4 में हम बोले क्या चारों अलग अलग बैठेगा, मतलब हाँ एक साथ मतलब नहीं। हाँ अलग अलग बैठेगा, जैसे 4 लोगों को आपने अलग अलग कर दिया और 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। तो इस एग्जांपल में आपने क्या किया कि एक जो ग्रुप का साइज है, तो एक्सपेरिमेंट का सैंपल साइज जो है इसका कितना था, 6 था, सैंपल साइज इसका 6 था। और इसका अगर सैंपल साइज लिया आपने तो अलग अलग करके 4 लोगों को बैठाया, ठीक है, यानी कि इसका सैंपल साइज 1/4 हुआ, ठीक है, 4 नहीं 1/4 हुआ ना, अलग अलग करके। जो पहला खोए खाए क्या दवा मुंह थे इजियर वे में, मतलब नॉर्मल इजियर वे में इस तो तरीके का जब अलग अलग सैंपल साइज करके हम लोग करते हैं तो उसका एक अलग उद्देश्य होता है। लेकिन सरल तरीके से जब हमको कोई भी चीज करना है तो हमको क्या करना है कि 2 ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। ये तो आप लोग सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो अभी जान लीजिए। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा जिसमें 6 लोग आए हैं या 4 लोग आए हैं,
6 6 लोग लोग आए हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ क्योंकि उसी पे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया है। दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहा जाएगा, क्योंकि हमको तुलना भी तो करना है। तो जब तुलना करना है तो तुलना करने के लिए भी तो एक ग्रुप चाहिए, तो वो ग्रुप क्या हो गया, 1/4 वाला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि गौरव से एक छोटा सा, बस बहुत छोटा सा मिस्टेक ये हुआ है, या अगर आप कहिए कि इसका रिसर्च डिजाइन गौरव का अगर बहुत ज्यादा अच्छा हो और बहुत सोचा समझा हुआ हो तब जाके 1/4 किया हो तो अलग बात है, लेकिन इसकी संभावना अभी हमको कम लग रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि गौरव ने 4 उसमें दिया। बट कंट्रोल ग्रुप में सरलता से अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, 1:6 होना चाहिए। ठीक है, 6 लोग उधर तो 6 लोग उधर, बस इतना सही है। तो ये हो गया हम लोग का अब जो है कंप्लीट। अब इससे हम लोगों ने क्या समझा कि दो वेरिएबल्स हम लोगों ने पहचानना सीखा, और हम लोगों ने देखा कि दोनों के बीच में संबंध को बता रहा है, कैसे बता रहा है, इस तरीके से बताएंगे। तो मोटा मोटी आपने अपना रिसर्च डिजाइन बना लिया। क्लियर है? जी सर। दूसरी चीज है कि अब जो है दो जो वेरिएबल है, यहाँ ध्यान में देखिए कि दोनों वेरिएबल आसानी से समझे जाने योग्य है। जब आसानी से वेरिएबल समझे जाने योग्य होते हैं तो आगे की प्रक्रिया भी आसान हुई ना। लेकिन अगर वेरिएबल आसानी से समझे जाने वाला नहीं होता तो क्या प्रक्रिया सरल होती? नहीं होती। तो हाइपोथेसिस का काम क्या है? हाइपोथेसिस का काम है कि जो कंसेप्ट है उसको कंस्ट्रक्ट में बदल के प्रक्रिया को सरल करना, है ना, सरल करना, सहज करना, और संबंधों को साफ साफ ऐसे लिखना ताकि आगे का प्रोसेस जो है सरलता और वैज्ञानिकता के साथ हम लोग कर पाए। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग उसी में उलझ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज है। तो चरों के बीच जो संबंध है उस संबंध की क्या क्या गुण होना चाहिए, जो संबंध को जो हम लोग लिखेंगे सरल होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी चीजें ये समझ गए। परीक्षण के योग्य होना चाहिए, परीक्षण के योग्य जो है इस हाइपोथेसिस को देख के हम लोग को समझ में आएगा कि यह हाइपोथेसिस परीक्षण के योग्य है। क्लियर है? जी। एक सेकंड रुकिएगा। तो अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, इस एग्जांपल के जरिए हम लोग समझेंगे और बेहतर तरीके से कि क्या चीजें, कैसे हम लोग आगे इसको जो है 3 एग्जांपल आज हम लोग देखेंगे और उसके बाद यहीं पे हाइपोथेसिस का क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास से मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास से क्या हो जाएगा, अभ्यास से भविष्य में सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्टेटमेंट को आप लोग एक बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता है तब हमको बोलिए। पहले एक बार देख करके 2 मिनट सोचिए आप लोग इसका क्या अर्थ है। अर्थ तो है, उतना सरल नहीं है पर अर्थ है।
क्या कोई बताएगा? सब लोग अच्छे से समझ गए इसको? कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है सर अभी तो। अच्छा, क्या गलत लग रहा है बताइए? हाँ, यहाँ पे जो लग रहा है ना कि भविष्य में सीखे की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पे लग रहा है। हम लोग को लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि प्रभाव पड़ता है, पर यहाँ पे नहीं पड़ता है, बस यहीं पे था। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं, वो नहीं देखना है। इसमें देखना क्या है कि एक स्टेटमेंट है जो एक आपको यही लग रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, इसको आप अपना सेंटेंस मानिए। आप तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है कि आप एक रिलेशन बता रहे हैं। वो रिलेशन कैसा है कि नहीं रिलेशन है, ठीक है, नॉट रिलेशन है वो। मतलब कि आप ये भी तो बता रहे हैं ना कि नहीं पड़ता है प्रभाव, तो ये भी तो एक बात है। जी पहले तो पूरा कंफ्यूजन था कि पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्या पता, लेकिन आप ये चीज स्पष्ट बता रहे हैं कि नहीं पड़ता है प्रभाव, तो ये रिसर्च में ये तो ठीक है जरूरी। तो ये भी आप एक संबंध बता रहे हैं, इस संबंध को कहते हैं नॉट रिलेशन, ठीक है। और कुछ कहीं पे कुछ लग रहा है? पिछला वाला ज्यादा सरल था या ये वाला ज्यादा सरल है? पिछला वाला ज्यादा सरल। तो पिछला वाला तो हाइपोथेसिस था, क्या ये वाला हाइपोथेसिस होगा? हम सबका जवाब एक एक करके जानना चाहेंगे। नहीं होगा सर। नहीं होगा। गौरव? ओके, अन्य लोग बताइए। शुभम? शुभम? एक मिनट। ओके, अदर कोई बताइए। मनीषा, क्या लग रहा है कि हाइपोथेसिस है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। कोई ऐसा है जो कंफ्यूज्ड है, जिसको लग रहा है कि लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? कोई है ऐसा? सर ठीक है, दो लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिव्या, आपको क्या लग रहा है बताइए तो? हमको भी दोनों लग रहा है। दोनों लग रहा है। सागर भाई? सब वही लगा कि दोनों है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निखत, क्या लग रहा है निखत आपको? हेलो जी। हाँ, क्या लग रहा है आपको कि ये हाइपोथेसिस है आगे वाला लाइन की नहीं है, या फिर कंफ्यूज्ड है? दोनों ही। दोनों लग रहा है। आप दोनों बताइए, दोनों में भी क्या लगता है? ज्यादातर चांस है बट थोड़ा सा कंफ्यूज है। ओके ठीक है, तो इसमें जितने लोग स्पष्ट हैं, जो लोग साफ साफ ये कह रहे हैं कि या तो हाइपोथेसिस है या फिर नहीं है, जितने लोगों को ये स्पष्ट लग रहा है कि हाइपोथेसिस एकदम है या नहीं है, तो अभी हम उनका आधार नहीं पूछेंगे, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं जो कि बहुत क्लियर है कि है या नहीं है, वो गलत है। और जो लोग कंफ्यूज हैं कि है या नहीं है, वही लोग सही है। तो हाइपोथेसिस है या नहीं है, ये अब हम लोग को जांचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हाइपोथेसिस है या नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हाइपोथेसिस अपने सरलतम फॉर्म में नहीं है। इसको सरलतम फॉर्म में हम लोग को लाना पड़ेगा। कई बार हमारे मन में रिसर्च के जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपने सरलतम फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अब चलिए, एक रिलेशन तो हम बता दिए कि रिलेशन वाला पार्ट हाइपोथेसिस में खोज लिए कि ये रिलेशन वाला पार्ट ये है ना, संबंध वाक्य वाला जो पार्ट था वो खोज लिया। अब वेरिएबल बताइए कि कहाँ कहाँ है, ढूंढिए वेरिएबल, पहचानिए। एक मानसिक प्रक्रिया, एक सीखने की क्षमता। ठीक है, एक मानसिक प्रक्रिया और एक सीखने की क्षमता। दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। अब देखिए, मानसिक प्रक्रिया जैसे शब्द को क्या डिफाइन करना सरल है?
आसान है? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। सीखने की क्षमता को डिफाइन करना आसान है? नहीं है। सीखना, लर्निंग का आउटकम डिफाइन करना आसान है टेस्ट लेकर के, लेकिन सीखने की क्षमता को, इसको तो आसान नहीं है करना, नहीं ना है। तो यहाँ पे समझिए कि इसमें मूल प्रॉब्लम क्या है इस हाइपोथेसिस में। हम लोग को हाइपोथेसिस का प्रॉब्लम पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। मेन आज का हम लोग का क्लास का विषय यही है कि हाइपोथेसिस को देख करके अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब एक चीज और बताते हैं, जो आम आदमी होते हैं, थोड़ा सा मतलब टॉपिक से हल्का सा हट रहे हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं, वो कंफ्यूजन और चिंतन से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन से बहुत दूर रहते हैं। पीआई जो बॉडी बिल्डर है, क्या बॉडी बिल्डर दर्द से दूर रहता है? क्या दर्द से भागता है वो? नहीं। उसको दर्द चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दर्द चाहिए। अगर उसको दर्द नहीं संभाल पाएगा तो पेन किलर खाएगा, लेकिन वो ऐसा काम करेगा जिससे उसको दर्द हो, और वही दर्द उसको एक बॉडी बिल्डर, एक बढ़िया सा तगड़ा सा फिजिक देता है। तो जिस प्रकार से फिजिकल पेन हम लोग के मसल को ग्रो करता है, हम लोग के मसल को बड़ा बनाता है डिस्कम्फर्ट, वैसे ही मेंटल पेन और मेंटल कंफ्यूजन को ज्यादा टाइम तक होल्ड किए रखना हम लोग को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बताता है। ये तो किसी ने हमें बताया ही नहीं। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि टेंशन है हटाओ, कंफ्यूजन है जल्दी से जल्दी हटाओ, कैसे भी करके कंफ्यूजन को हटाओ, वो दिमाग को टेंशन दे रहा है। लेकिन कंफ्यूजन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन एलीट स्कॉलर। जो जिसको जितना अच्छा स्कॉलर बनना है, जिसको जितना ज्यादा बुद्धिमान है, वो व्यक्ति उतना ज्यादा कंफ्यूज होना चाहिए, और कंफ्यूजन को सहने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यहीं पे अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो आप तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप उसको देखेंगे, आप उसको समझेंगे कि मामला फंस कहाँ रहा है। यही मेंटेलिटी हम लोग को यहाँ पे अपनाना है कि मामला फंस कहाँ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है इस हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम, यही हम लोग का उद्देश्य। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मानसिक प्रक्रिया को सही से डिफाइन नहीं किया जा सकता है ना, डिफाइन करने का प्रॉब्लम है। यानी कि इसकी वर्णन और व्याख्या अगर सही से हो जाए तो लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी ये एक कंसेप्ट के जैसा हमको दिख रहा है, इसका कंस्ट्रक्ट नहीं है। अगर हम इसका कंस्ट्रक्ट ढूंढ निकाले तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। हटा दियो। दूसरा चीज, सीखने की क्षमता। अब ये तो लग रहा है कि सीखने का आउटकम जो है वो तो समझ में आता है, लेकिन सीखने की क्षमता ये तो बड़ा सब्जेक्टिव चीज लग रहा है, ऑब्जेक्टिव लग नहीं रहा है। लेकिन इसका भी अगर हम कोई स्केल या कुछ ऐसा टेस्ट या कुछ टेस्टिंग मेथड निकाल लें दूसरा प्रॉब्लम का, ठीक है, परीक्षण विधि इसका हम निकाल लें, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। तो दोनों प्रॉब्लम को हमने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम को पहचानना है। तो जब हम प्रॉब्लम को पहचान गए, उसके बाद हमको लगा कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या हमने है? सोचा कि इस तरीका से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक और समस्या है जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया है, वो तो नीचे हम चले जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, किसका ध्यान गया था? ठीक है, तो भविष्य में सीखने की क्षमता है ना, भविष्य में, वर्तमान में है नापा जा सकता है, वर्तमान, हाँ भूतकाल में है, भविष्य में चेंज हो सकता है वो, हाँ भूतकाल में भी नापा जा सकता है, भविष्य में कैसे नापेंगे भाई, है ना। फ्यूचर लर्निंग, तो भविष्य का अंदाजा कैसे लगाते हैं? पास्ट और प्रेजेंट के डेटा से। तीसरा प्रॉब्लम ये था, टाइम प्रॉब्लम था हम लोग के पास, है ना। ये मेथड प्रॉब्लम, पहला डिफिनीशन का प्रॉब्लम था, दूसरा मेथड का प्रॉब्लम था, तीसरा टाइम का प्रॉब्लम था। जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या करते हैं? पुलिस कैसे पता लगाती है कि, पुलिस देखिए, पुलिस को एक्चुअली में कुछ नहीं आता है। आप लोग सोचते हैं ना कि अपराध सॉल्व कर लेता है कैसे, ऐसे वैसे, कुछ नहीं आता, यही चीजें उसको आता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर करियर खराब करना है, ठीक है, तो उसको कहता है ना कि तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, केस लगा देंगे, ऐसे वैसे हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आप घर में रहते हैं, क्लास ऑन करके नेट का तैयारी करते हैं, और कोई दुश्मनी से आपके ऊपर 4 वो केस कर दिया, ठीक है, और थाना को पैसा दे दिया, बोला फाइल बंद कर दो, कुछ नहीं, थाना में केस है आपके प्रति। वो केस क्या है? चोरी का,
मोबाइल छीनतई का, मारपीट का और पब्लिक में जाकर के गाली गलौज करने का, कोड ऑफ डिसेंसी भंग करने का। 4 केस आपके खिलाफ थाना में पड़ा हुआ है। अब और आपके साथ दिक्कत क्या था उस व्यक्ति को, कि उस व्यक्ति को आपसे डर लग रहा था कि हमको कभी ना कभी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। अब नुकसान पहुंचा देगा तो कोर्ट कचहरी मुकदमा सबूत गवाह इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम चक्कर में पड़ जाएंगे। तो हम पहले ही इसका जो है ना हिस्ट्री शीटर बना देते हैं उसको। आप लोग क्राइम के दुनिया में एक शब्द सुने होंगे, हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर को पुलिस तुरंत उठा के ले आती है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं, कहीं भी मोबाइल कुछ भी होगा, हत्या होगा, मारपीट होगा, पुलिस आएगी उठा के उसको ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि पुलिस किस आधार पे आकलन करती है? उसके भविष्य और वर्तमान के आधार पे, है ना। तो आपका पास्ट खराब कर दिया, साफ सुथरा पास्ट खराब कर दिया। अब आगे अगर कभी आप जो है बहुत बड़ा बॉस थे, सबको दिखा रहे थे मार देंगे, पीट देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, मतलब उस व्यक्ति से दुश्मनी था, उसने आपके खिलाफ ऐसा कर दिया। और जब उसने एफआईआर दर्ज किया आपके अगेंस्ट, तो पुलिस ने देखा, पुलिस ने पाया कि अरे इसका तो पहले भी रिकॉर्ड है। अब पुलिस आपको बिना इन्वेस्टिगेशन के सीधे उठा के ले जाएगी, कूट काट देगी और बोलेगी कि पहले भी ऐसा कर चुका है, इसके बिना पे हम लोग जो है ऐसा ऐसा एक्शन लिए। तो समझिए, आपका भविष्य इस बात से निर्धारित नहीं हुआ कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य इस बात से निर्धारित हो गया कि पास्ट कैसा था। समझ रहे हैं? ना वहाँ खाल देते सेम लगे लोग मेथड, मम्मी के लिए खाल पे स्टैटिस्टिकल रूप मेथड हम देखेंगे लोग ना। लगाएंगे कि भविष्य को देखने के लिए क्या करेंगे, पास्ट और प्रेजेंट का डेटा निकालेंगे। तो हो पास्ट का गया। डेटा कहाँ से निकलेगा? प्रीवियस रिसर्च से निकलेगा ना। जो लोगों ने इस क्षेत्र में पहले पता ना रिसर्च बाहर किया नहीं होगा, देख लच्छियो तो मोबाइल पास्ट का डेटा निकल गया। प्रेजेंट का डेटा कैसे निकालेंगे? हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड से प्रेजेंट का डेटा निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों डेटा को देखने समझने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा। क्योंकि भविष्य को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन भविष्य का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। तो यही मेथड है हम लोगों के पास। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम है, हाँ, ये हो भी गया सॉल्व हो गया। पूरी हो गया। पास्ट और प्रेजेंट को हम लोग जब कंसीडर पूरी किए, कम खाई जे मम्मियों तो 3 तो खाई जे। देखें एक जो लग रहा था हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस नहीं है या फिर ये पता नहीं कंफ्यूजन लग रहा है, ये कैसे धीरे धीरे सरल होते होते हम लोग के लिए सरल हो गया। अब बताइए कि क्या ये हाइपोथेसिस है या नहीं है? हम में ही जा गई बे। हाँ, अब लगता है ये है। क्या अब आप इसको टेस्ट करने के लिए एक परीक्षण विधि बना सकते हैं जब आपके लिए सरल हो गया तो? बताइए कैसे बनाइएगा? क्या कैसा एक लाइन बस मिस हुआ है आपका, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। वो ये कि अब बताइए क्या कैसा ही लग रहा है कि हाइपोथेसिस है? साफ साफ लग रहा है ना कि है हाइपोथेसिस? कैसा है कि नहीं है? तो अब लग रहा है ना कि हाइपोथेसिस है ये? जी। तो हाइपोथेसिस पे काम करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा और आम भाषा, आम बोलचाल की भाषा हम लोग की बहुत डिफरेंट है। और ये सब चीजें करते करते जब हम लोग 5-7 साल 8 साल बाद जब पीएचडी करके 2-4 लोग को अपने अंदर पीएचडी करा चुके होंगे, तब हम लोग के मन में डायरेक्ट सीधे का सीधे जो है ना कंस्ट्रक्ट और वैज्ञानिक भाषा ही आएगा, क्योंकि हम लोग इतना बात सुन चुके होंगे। अभी नहीं आएगा। तो अभी हम लोग को यही चीज करना होगा। और ये बहुत दुख का बात है कि आज तक कोई ऐसा किताबें नहीं लिखा गया है कि हम तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में खोज लिए, दोनों के अलावा हमको नहीं आता है तो अन्य में लिखा गया है तो पता नहीं। तो जितने किताब में रेफरेंस होता है, आज तक कोई ऐसा किताबें या एक्सरसाइज बुक बन भी नहीं किया है जिसमें कि एक्चुअली में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए और हाइपोथेसिस को कैसे पहचानना है, क्या आकलन है, इसको लेके एक्सरसाइज दिया हुआ हो, जैसे मैथ का एक्सरसाइज। जैसे हम एक उदाहरण दो उदाहरण आप लोग को दिए और इसमें हम लोग एक्सरसाइज किए। जब तक हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम लोग इसको सीखेंगे नहीं। और इसीलिए जब आदमी पहली बार पीएचडी करता है तो वो गाइड के रहमो करम पे होता है, सीखेगा कहाँ से जब तक करेगा नहीं। और करने का ऑप्शन तो आपको एक स्टडी करेंगे तो बस एक ही आपका हाइपोथेसिस होगा। तो हाइपोथेसिस एक्चुअली में हाइपोथेसिस को पहचानना, इसका प्रॉब्लम को पहचानना, हाइपोथेसिस है कि नहीं है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, ये मैथ के सवाल बनाने की तरह है। लेकिन इस सवालों का संकलन कहीं कोई किताब बना नहीं है अभी तक। तो ये बहुत अजीब सा चीज हमको लगा है, पता नहीं किसी को माइंड में स्ट्रक नहीं किया आज तक कि ऐसा किताब भी लिखा जाना चाहिए इस विषय पर। हम पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे तब हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसा प्रैक्टिस के लिए। तो
हम लोग अब समझ गए ना कि यह हाइपोथेसिस है। अब बताइए कि इस हाइपोथेसिस के आधार पे अब कैसे आप लोग जो है डिजाइन कीजिएगा कि इसको जो है अनुमान, क्या अनुमान लगाइएगा। अनुमान तो लग गया, ठीक है, रिलेशन भी हो गया। अब इसको टेस्ट करने के लिए कैसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन कीजिएगा। सब लोग अपना अपना बताइए, जिनको जिनको बोलना है एक एक करके, और उसके बाद क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे क्या कैसा बताइए, कैसे डिजाइन कीजिएगा एक्सपेरिमेंट इसको जांचने के लिए। सर कुछ क्वेश्चन बनाना होगा इस टाइप का, तो फिर क्वेश्चन बनाने के बाद उसका मतलब 4 स्केल बनाना होगा। हाँ ठीक है, जिसमें कि सहमत, तटस्थ, ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा सर, जिसमें से एक ऑप्शन कोई नहीं भी रहेगा। उसके बाद हम कुछ स्टूडेंट या किसी को भी दे देंगे उसमें टिक करने के लिए, और जितना इसको सबसे ज्यादा आएगा तो हम समझेंगे कि ये हाइपोथेसिस सही है, और नहीं तो फिर गलत। तो इसमें आप लोगों का मतलब ये लीजिएगा, ओपिनियन लेकर के वैसे स्केल बना करके 4 पॉइंट वैसे करके लीजिएगा, आप यही कह रहे हैं ना। जी हाँ, और दूसरा, लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटल टाइप का दिख रहा है, थोड़ा कोरिलेशनल दिख रहा है। तो मानसिक प्रक्रिया के अभ्यास से भविष्य में, तो आपको क्या करना होगा कि मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास के लिए एक सर्टेन टेस्ट डिजाइन करना होगा। मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास में मान लीजिए कि आप 10 चीजों को रखते हैं। एक रखते हैं रीजनिंग को, है ना, रीजनिंग को आपने रखा तो कुछ सवाल उसमें रीजनिंग के दीजिएगा। उसके बाद आपने कुछ रखा ड्राइंग का, वो चीज रखा। मान लीजिए कि मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास में हम हाइपोथेसिस के अंदर वेरिएबल पहचानने का भी एक एक्सरसाइज डाल लिए, तो वो भी हो गया। थोड़ा सा संगीत से डाल लिए। तो मानसिक प्रक्रियाओं को पहले हम तो डिफाइन किए होंगे, जैसे अभी हम लोग देखे कि SWB को डिफाइन किया गया था 4 चीजों से, तो वैसे ही 4 चीजों से डिफाइन किया गया होगा। पहले देखिए, हम लोग से पहले कोई ना कोई डिफाइन कर चुका होगा जब रियल लाइफ में हम लोग रिसर्च करने उतरेंगे तो, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम लोग ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग पहले रिसर्चर हैं, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग मानसिक प्रक्रिया के अवयवों को दे करके उसके हिसाब से टेस्ट करेंगे, उसको अभ्यास कराएंगे। और जब अभ्यास की बात है, देखिए एक शब्द है यहाँ पे अभ्यास, है ना। अभ्यास का मतलब क्या है, एक बार करा देंगे तो हो जाएगा? नहीं, बार बार कराना होगा। तो वो टेस्ट का क्या है कि मानसिक प्रक्रियाओं का जो टेस्ट होगा, हर बार उसको अलग अलग क्वेश्चन देंगे, अभ्यास कराएंगे उसको, है ना, बार बार उसको प्रैक्टिस करवाएंगे और हर बार उसका स्कोर लिखते जाएंगे। और उसके बाद जो स्कोर लिखते जाएंगे, साथ ही जो सीखने की क्षमता के लिए जो हम लोग का परीक्षण विधि होगा, जो स्केल होगा या जो चीज होगा, उधर भी देखते जाएंगे। और दोनों को क्या करेंगे, टाइम के साथ कोरिलेट करते जाएंगे। तो ये परीक्षण क्या मांगेगा, समय मांगेगा, है ना, संसाधन मांगेगा। कई बार हम लोग को वो चीज करना होगा, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग का ये डिजाइन हुआ। तब जा करके जब हम लोग डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग को इस तरीके की चीजें करनी होगी, तब जाके जब हम लोग का सब चीजों के डेटा कलेक्ट हो जाएगा, तब हम लोग बैठ करके निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या रिलेशन होता है। रिलेशन, मेरा जो हाइपोथेसिस है वो कौन सा सही हुआ, सच में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। अगर प्रभाव, ये क्या लिख रहा है, प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम लोग का फर्स्ट हाइपोथेसिस वो हुआ। और हाइपोथेसिस 0 यानी नल हाइपोथेसिस जो हुआ, कि नल हाइपोथेसिस मतलब है हम जो कर रहे हैं उसका उल्टा, ठीक है। अगर हम असफल हुए तो वो नल हाइपोथेसिस। तो दोनों में कौन सही होगा इसको पता चलेगा। हो सकता है कि हम ये मान के चल रहे गलत हो जाएगा और पता चला कि नहीं, मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास से भविष्य में सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस सही हुआ, ठीक है। तो इतना ही आज यहीं तक रहने देते हैं। शुभम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर